रनवे पर जिस जगह जहाज खड़ा था एयरपोर्ट की मरकजी इमारत वहां से कोई 200-250 गज दूर वाक़ थी। मैं अपना सूटकेस और सफरी बैग लाद कर उस तरफ बढ़ने का सोच ही रहा था कि मुझे एक जीप दूर से अपनी तरफ बढ़ती नजर आई। मैं चौकन्ना हो गया। मैं एक संगीन मुसीबत अपने सर से लगभग टल जाने के बाद दोबारा किसी बखेड़े में फंसने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। काश मुझे सूटकेस में कपड़ों के दरमियान खाबीदा अपना बरेटा पिस्तौल निकालने का मौका मिल जाता, मगर मेरी तशवीश बेजा निकली। वो जीप मेरे पास से गुजरकर सीधी जहाज से लगे मुतहर्रक जीने के पास जाकर रुक गई। मेरे देखते ही देखते डांगरी नुमा लिबादे में मलबूस एक शख्स जीप से उतरा और तेजी से जीना चढ़ने लगा। मैंने देखा उसने हाथ में कोई कागज थाम रखा था। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और अपना सामान उठाकर दरमियानी रफ्तार से एयरपोर्ट की इमारत की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अभी 40-50 गज फासला ही तय किया था कि मुझे अकब से जीप के इंजन की घरघराहट करीब आती सुनाई थी। मेरा दिल एक बार फिर तेजी से धड़का। मैं ठहर गया और बज़ाहिर बेफिक्री से पीछे मुड़कर देखा। इस दौरान में जीप मेरे बहुत करीब पहुंच गई थी। मैंने देखा जीप में सिर्फ वही डांगरी पोश अधेड़ उम्र शख्स ड्राइविंग सीट पर बराजमान है। उसने जीप मेरे पास लाकर रोक दी और बुलंद आवाज में गुड इवनिंग सर का नारा लगाया। मैंने बावकार अंदाज में जवाब दिया तो उसने कहा, पायलट चेतन जी ने आपको टैक्सी स्टैंड के पास छोड़ने का हुक्म दिया है सर। अपना सामान गाड़ी के पिछले हिस्से में रख कर मेरे साथ बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने जल्दी से अपना सूटकेस और सफरी बैग जीप के अकबी हिस्से में रखा और उछल कर डांगरी पोश के साथ वाली नशिस्त पर बैठ गया। तभी मुझे लगा कि स्टीयरिंग के अकब में बैठा शख्स हैरत भरी नजरों से मुझे देख रहा है। अचानक मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने दिल ही दिल में अपनी अक्ल को मलामत की। मैं 60-70 साल के बूढ़े के मेकअप के साथ 20-22 साल के नौजवान की चुस्ती और फुर्ती का मुजाहिरा कर गुजरा था। मेरे बैठते ही डांगरी पोस्ट ने जीप आगे बढ़ा दी। ताहम मुझे यकीन था कि वो लाजिमन मेरी जाहिरी उम्र से मुतजाद हरकत पर कोई सवाल उठाएगा, लिहाजा मैंने खुद ही वजाहती बयान जारी करना बेहतर समझा। कहा, हैरान न हो लड़के, हम देहात के रहने वाले बचपन से बुढ़ापे तक बहुत मेहनत वाली जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए मरते दम तक उसी तरह चाको चौबंद रहते हैं। पता नहीं वो मेरी वजाहत से कितना कायल हुआ था। हो सकता है गुस्ताखी से बचने के लिए खामोश रहने में आफियत समझी हो। बहरहाल वो मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी चलाता रहा। हम मरकजी बिल्डिंग की तरफ जाने की बजाय दाएं तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि मुझे तशवीश लाहक होने लगती, मरकजी इमारत के आखिरी कोने से जरा हटकर कोई 50 गज के फासले पर खारदार तारों वाली बैरूनी चार दीवारी में एक फाटक नजर आ गया जो उस वक्त बंद था। ड्राइवर ने फाटक की तरफ बढ़ते हुए रफ्तार कम करके हॉर्न बजाया। चंद ही लम्हों के बाद बाएं तरफ से एक कमरे से एक बावर्दी गार्ड बरामद हुआ। उसने जैसे ही जीप की तरफ देखा, डांगरी पोश ने फाटक खोलने का इशारा किया। उसके साथ ही गार्ड तेज कदमों से फाटक की तरफ बढ़ने लगा। फाटक खुलते ही मुझे लगा कि मुझे पिंजरे से उड़ान भरने का मौका मिल रहा है। डांगरी पोश ने हाथ के इशारे से गार्ड को बताया कि वो कुछ ही देर में वापस आएगा। गार्ड ने हाँ में गर्दन हिला दी। चंद ही सानियों के बाद जीप फाटक से निकलकर बाएं तरफ एयरपोर्ट की मरकजी इमारत के सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में हम एक बड़े से अहाते के करीब पहुंच गए। डांगरी पोश ने जीप रोक दी। मुझे वहां कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे रही थी, मगर मेरा किसी उलझन में पड़े बगैर एयरपोर्ट से बाहर निकलने का असल मसला बहुस्न खूबी हल हो चुका था। लिहाजा मैं जल्दी से जीप से उतरा और उसका शुक्रिया अदा करके अपना सूटकेस और सफरी बैग भी उतार लिया। इस दौरान में डांगरी पोश बिल्कुल खाली अहाते का जायजा ले रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा सर, इस वक्त तो यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो कल सुबह ही बॉम्बे से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट यहाँ उतरेगी। मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, अच्छा तो ये बात है, ये बताओ यहाँ से कितने फासले से कोई सवारी मिल सकती है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, संगानी रोड तक जाना पड़ेगा, कोई आधा मील का फासला है। अगर आप कुछ देर इंतजार कर लें तो मैं आपको छोड़ाऊंगा। मैं चेतन का दस्तखत शुदा ये फॉर्म अपने साहब को देकर वापस आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा, मगर जल्दी आने की कोशिश करना, शाम गहरी हो रही है। उसने हाँ में सर हिलाया और जीप का स्टीयरिंग घुमाकर एयरपोर्ट की मरकजी इमारत की तरफ चल पड़ा। मैंने उससे इंतजार की हामी तो भर ली थी, मगर दर हकीकत मैं तजब्जुब में था। मैं हिंद सरकार के उस कारिंदे से जल्द अज जल्द पीछा छुड़ाना चाहता था। मैं उसके साथ जाता तो लाजिमन रास्ते में मजीद गुफ्तगू होती और मुझे नित नई कहानियां तराशना पड़ती। मुझे ज्यादा खतरा इस बात का था कि वो मुझे सवाए मान सिंह अस्पताल तक पहुंचाने पर न तुल जाए, क्योंकि वो मुझे जीप पर वहां छोड़ने की पेशकश करता तो मेरे पास इनकार का कोई जवाज न होता। मैं अभी शशोपंज में था कि मुझे सामने शहर की तरफ से आती सड़क पर एक ऑटो रिक्शा अपनी तरफ बढ़ता नजर आया।
मैं ये नागहानी इमदाद दस्तरस में पाकर इतना पुरजोश हुआ कि ऑटो रिक्शा के करीब आने का इंतजार किए बगैर ही बेताबी से उसकी तरफ हाथ हिलाने लगा। मगर जब वो करीब पहुंचा तो मुझे उसके अकबी हिस्से में एक मोमबर शख्स राजस्थान का रिवायती लिबास ज़ेबतन किए बैठा नजर आया। मैंने हाथ लहराना तर्क कर दिया मगर वो ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुक गया। मैंने रिक्शा ड्राइवर को सवालिया नजरों से देखा तो उसने राजस्थानी लहजे वाली हिंदी में पूछा, कहाँ जाएंगे सरकार? मैंने जल्दी से कहा, शहर जाना है भाई। रिक्शा ड्राइवर ने कहा, बस आप 2 मिनट रुकें, मैं कुंवर जी को छोड़कर अभी वापस आता हूँ। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके साथ ही ऑटो रिक्शा एयरपोर्ट की मरकजी इमारत की तरफ बढ़ा। उसके साथ ही इस्तराब अंगेज इंतजार का सिलसिला शुरू हो गया। जीप वाला पहले वापस आ जाता तो मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता। मेरी खुशकिस्मती के अपने वादे के मुताबिक रिक्शे वाला चंद ही मिनट में वापस लौट आया। वो गालिबन उतर कर मेरा सूटकेस और सफरी बैग रिक्शे में रखवाने का इरादा रखता था, मगर मैंने उसे मौका दिए बगैर आगे बढ़कर झटपट न सिर्फ अपना सामान रिक्शे के अकबी हिस्से में रख दिया बल्कि खुद भी सवार हो गया और अपने लहजे को उजलत से पाक रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, यार मुझे जल्दी से किसी शहर के अच्छे होटल में ले चलो। काफी देर से टैक्सी रिक्शे के इंतजार में जलील हो रहा हूँ। रिक्शा ड्राइवर ने फौरी जवाब देने की बजाय रिक्शा गियर में डाला और शहर की तरफ दौड़ाने लगा। कुछ ही देर में हम एयरपोर्ट की हुदूद से निकलकर जयपुर शहर की एक बड़ी सी सड़क पर आ गए जिस पर हर तरह के ट्रैफिक का अच्छा खासा हुजूम था। मैंने कयास लड़ाया कि शायद यही वो संगानीर रोड है जिसका एयरपोर्ट के जीप वाले एहलकार ने जिक्र किया था। मुझे बाहर झांकते देखकर रिक्शे ड्राइवर ने फखरिया बल्कि फातिहाना लहजे में कहा, आपके नसीब अच्छे हैं कि मैं कुंवर जी को एयरपोर्ट छोड़ने चला आया, वरना वहाँ से सिर्फ उस वक्त कोई सवारी मिलती है जब कोई जहाज उतरने वाला हो। मैंने जवाब में उसका और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने पूछा, सरकार किस तरह के होटल में ले चलूं? मेरा मतलब है सस्ता या महंगा, शहर के रश वाले इलाके में या किसी पुरसुकून जगह। मैंने अपना लहजा बावकार बनाते हुए कहा, महंगे सस्ते का कोई मसला नहीं, होटल बारौनक और ऐसा होना चाहिए जहां मुसाफिरों पर कम से कम पाबंदियां हो। किसी बड़े बाजार में हो तो और भी अच्छा है। उसने कुछ सोचकर कहा, मैं आपको राज निवास होटल ले चलता हूं सरकार। थोड़ा महंगा मगर साफ सुथरा और सारी सहूलतों वाला होटल है। अब तो उन्होंने कमरा ठंडा करने वाली मशीन, वो क्या कहते हैं, एयर कंडीशन भी लगाया। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ठीक है, उस होटल में कितने कमरे हैं और ये किस जगह है? रिक्शा ड्राइवर ने जवाब दिया, किशन पोल बाजार में है सरकार। बहुत बारौनक इलाका है, कोई 70-80 कमरे तो होंगे होटल में। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी है, खूब चहल पहल रहती है दिन रात। वैसे तो आसपास 3-4 और बड़े होटल भी हैं। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वही ठीक रहेगा, ले चलो। कोई 15-20 मिनट मुसलसल मुख्तलिफ रास्तों पर आगे बढ़ने और कई मोड़ काटने के बाद रिक्शा एक बड़े से बाजार में दाखिल हो गया। शाम की तारीकी पूरी तरह फैलने के बावजूद वहाँ हर तरफ रंगों और रोशनियों का राज था। मैं इस दौरान में मुसलसल गहरी नजरों से आसपास का जायजा ले रहा था। बिलाखिर रिक्शा एक कई मंजिला आलीशान होटल के सामने पहुंच गया। मैंने होटल के गेट से जरा पहले ही रिक्शा रुकवा लिया। रिक्शे वाले ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से बात बनाई, कहा, मुझे पहले उस मेडिकल स्टोर से अपनी दवा लेनी है। ये कहते हुए मैंने 10 रुपए का नोट उसे थमा दिया और बकाया का मुतालिबा किए बगैर अपने सामान समेत रिक्शे से उतर गया। मैंने रिक्शे वाले की आंखों में खुशी की चमक देखी। उसे अंदेशा रहा होगा कि मैं बकाया न मांग लूं, लिहाजा उसने रिक्शा भगा ले जाने में देर न लगाई। उसे गए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ कि एक और खाली रिक्शा मेरे पास आके रुक गया और अधेड़ उम्र ड्राइवर ने हिंदी में पूछा, कहीं छोड़ दूं कुंवर जी? इस लक़ब पर मैं चौंका, मगर फिर मुझे इदराक हुआ कि इज्जत का ये खिताब इस खित्ते में बेदरेग इस्तेमाल होता होगा। लिहाजा मैंने कहा, रेलवे स्टेशन ले चलो बेटा। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में गर्दन हिलाई। इस बार मैंने रिक्शा ड्राइवर को मेरा सामान सवारी में रखने का मौका दिया। कुछ ही देर के बाद रिक्शा जयपुर की सड़कों पर दौड़ रहा था। हस्बे तवक्को रिक्शा ड्राइवर ने गुफ्तगू का सिलसिला छेड़ने में देर न लगाई। बोला, अगर ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रेस के जरिए ज़ियारत के लिए अजमेर जाने का इरादा है तो बता दूं सरकार के ट्रेन कम से कम 2 घंटे लेट है, रात 9 बजे के बाद ही पहुंचेगी। मैंने लम्हा भर में जवाब सोच लिया और आह भरते हुए कहा, मुझे पता है भाई, मगर मजबूरी है, पहले ही टिकट ले रखा है, इंतजार कर लूंगा, इसीलिए मैं बस से ज्यादा सफर करता हूँ। रिक्शा ड्राइवर ने मुझसे हमदर्दी का इजहार किया। मैंने बातों बातों में उससे उगलवा लिया कि यही ट्रेन अजमेर से कल दोपहर 1:30 बजे के करीब जयपुर पहुंचेगी और कोई 250 मील का फासला 8-9 घंटे में तय करके कल रात 10 बजे के करीब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। अब मुझे उससे अपने असल सवालों का जवाब उगलवाना था, लिहाजा मैंने सरसरी से लहजे में कहा, मुझे रेल का सफर इसलिए भी अच्छा नहीं लगता है कि बहुत पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। ये टिकट भी मैंने 20 रुपया फालतू भर के एक बैरे के जरिए कुली से मंगवाया है। उसने पुरजोश लहजे में कहा, 20 रुपया तो आपने बहुत ज्यादा दे दिया सरकार,
कुली तो 10 रुपए में अगले दिन की सीट दिलवा देते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैर ने 10 रुपया अपना रख लिया होगा, मेरा काम तो हो गया ना। तभी मेरे जहन में एक फौरी ख्याल आया। कहा अच्छा यार ये बताओ, अगर कोई नया मुसाफिर इसी वक्त रेलवे स्टेशन जाकर अजमेर का टिकट हासिल करने की कोशिश करे तो क्या उसे भी किसी तरह आज और अभी टिकट मिल सकता है? रिक्शा ड्राइवर ने कुछ सोच कर कहा मेरा ख्याल है मिल तो सकता है सरकार, आखिर यहाँ उतरने वाले कुछ मुसाफिरों की सीटें भी तो खाली होती होंगी, मगर ये कुलियों से ऊपर का मामला है। स्टेशन मास्टर नहीं तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी, टिकट के सवाया या डेवड़े दाम देने पड़ेंगे। मैंने कहा ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने कल ही टिकट का बंदोबस्त न कर लिया होता तो मुझे भी इतनी ही रकम में टिकट खरीदना पड़ता। बिलाखिर हम जयपुर रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच गए। मैंने उस रिक्शा ड्राइवर को भी असल से दुगना किराया दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और एहसान मंदी के तौर पर मेरा सूटकेस और सफरी बैग रिक्शे से उतारने लगा। इसी असना में बैक वक्त तीनों कुलियों ने हमें घेर लिया और सामान उठाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। मैंने रिक्शा ड्राइवर को जाने की इजाजत देते हुए उन तीनों का झगड़ा खत्म करने का फरीजा संभाल लिया। मैंने उन तीनों में सबसे उम्र रसीदा कुली से पूछा इतना सामान प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने की कितनी मजदूरी बनती है भाई? उसने झट से कहा 3 रुपए। इस पर उनमें से सबसे हट्टा कट्टा और जवां उम्र कुली बोला मैं 2 रुपए में पहुंचा दूंगा कुंवर जी। मैंने मसालिहत आमेज लहजे में कहा देखो आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम तीनों को 3-3 रुपए दूंगा, क्या याद करोगे? मेरी बात सुनकर उन तीनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मैंने नौजवान कुली को सूटकेस और अधेड़ उमर को सफरी बैग उठाने को कहा और उमर रसीदा कुली का बाजू थाम कर कहा तुम बस मेरे साथ इनके पीछे चलो, थोड़ी सी गपशप कर लेंगे। उसने जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने दोनों सामान बरदार कुलियों को रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने का मौका दिया और फिर उमर रसीदा कुली से दोस्ताना लहजे में पूछा तुम्हारा नाम क्या है भैया? उसने जल्दी से कहा मेरा नाम अमित मिश्रा है जी, जैसलमेर की पैदाइश है मेरी, मगर मैं 20 साल से यहाँ हूँ, जयपुर रेलवे स्टेशन पर ही कुलीगिरी कर रहा हूँ। मैंने अपना लहजा मजीद दोस्ताना बनाते हुए कहा अमित भैया मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं इस वक्त काफी मुश्किल में हूँ मगर मुझे यकीन है तुम मेरा काम कर सकते हो। उसने पुरजोश लहजे में कहा आप काम बताएं ठाकुर जी, मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगा। मैंने कहा मैं राज निवास होटल में ठहरा हुआ था, वहाँ के मैनेजर से दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे गरीब नवाज एक्सप्रेस में आज का टिकट दिलवाने का वादा किया था और टिकट उसके पास आ भी गया, मगर अभी 3-4 घंटे पहले उसे अचानक बीकानेर जाना पड़ गया और वो भूल चूक में मेरा ट्रेन का टिकट भी अपने साथ ही ले गया। अमित मेरी बात गौर से सुन रहा था। उसने तशवीश भरे लहजे में कहा ये तो आपके साथ काफी गड़बड़ हो गई ठाकुर जी। मैंने ताइद में सर हिलाकर कहा काफी नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है अमित भैया, यूं समझो कि मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। मेरी बात सुनकर वो चौंका। मैंने कहा हाँ अमित भैया, मेरे मालिक सेठ महावीर सिंह अजमेर में मेरा इंतजार कर रहे हैं, हमें कल शाम ही जोधपुर में उनकी नई फैक्ट्री के लिए जमीन देखने जाना है। मैं अगर इसी ट्रेन से अजमेर रवाना होने में नाकाम रहा, मैंने अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। अमित ने मेरी बात का मतलब समझकर कहा मैं समझ गया ठाकुर जी, आपको अभी कुछ देर के बाद आने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस में अजमेर के लिए सीट चाहिए। मैंने तारीफ भरे लहजे में कहा मेरा अंदाजा ठीक निकला, तुम इन दोनों से समझदार हो, ये बताओ क्या तुम मेरे लिए इस ट्रेन में टिकट का इंतजाम कर सकते हो? उसने कुछ सोचकर कहा मेरा ख्याल है टिकट तो मिल सकता है मगर स्लीपर क्लास का होगा और कम से कम 30-40 रुपया ऊपर देना पड़ेगा। मैंने जल्दी से कहा मैं 60 रुपया फालतू देने को तैयार हूँ, जितने बचे वो तुम्हारे। ये पेशकश सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने पूरे एतमाद लहजे में कहा तो समझे आपका काम हो गया ठाकुर जी, मैं अभी कोई गेम चलाता हूँ। मैंने अपना लहजा धीमा करते हुए कहा ठीक है मगर ये ख्याल रहे कि किसी और को ब्लैक में टिकट के इस सारे लेन देन का पता न चले, मैं किसी बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता। उसने पुरजोश लहजे में मुझे यकीन दिलाया कि फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर वो मेरा फर्जी नाम पूछने के बाद 55 रुपया लेकर एक तरफ गायब हो गया। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि वो सचमुच गायब न हो जाए। मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो दोनों कुली मेरे सामान समेत मेरे मुंतजिर थे। मैंने उन्हें मेरा सफरी सामान दर्जे अव्वल की इंतजार गाह में रखने का हुक्म दिया और फिर उन्हें भी 5-5 रुपया देकर रुखसत कर दिया। मैं उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और बिलफर्ज मैं उसे किसी तरह पकड़ भी लेता तो मेरे पास ये रकम उसके हवाले करने का कोई सबूत नहीं था। कोई भी मेरी बात का यकीन न करता कि मैंने एक बिल्कुल अनजान शख्स पर अंधा एतमाद करके ये अच्छी खासी रकम थमा दी थी। मुझे रकम से महरूम होने की तो उतनी परवाह नहीं थी, मगर उस नीम खानदार शख्स के हाथों बेवकूफ बन जाने के साथ साथ एक अच्छा खासा तश्कील पाता मंसूबा मिट्टी में मिल जाने का अफसोस जरूर होता। उस कुली अमित को सौंपे गए काम की नौयत के मुताबिक उसका जल्द वापस लौटना मुश्किल था।
मगर दिली इस्तराब की वजह से चंद ही मिनट के बाद मेरी नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठने लगी। मुझे अपनी इस हालत से खुद उलझन हो रही थी, लिहाजा मैंने अपना ध्यान कुली की तरफ से हटाने के लिए इंतजारगाह में किसी अखबार या जरीदे की तलाश में नजरें दौड़ाईं। तभी मेरी नजरें एक नौजवान जोड़े की तरफ उठ गईं। अचानक मुझे लगा कि वो दोनों चोरी छुपे मेरा जायजा ले रहे हैं। इत्तेफाक से जब मैंने उनकी तरफ देखा एंड उसी वक्त वो दोनों भी मेरी तरफ देख रहे थे, मगर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर उन दोनों ने जल्दी से मेरी तरफ से नजरें हटा ली, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। इस मुशाहिदे पर मुझे हैरानी हुई। उन दोनों को मुझ में क्या दिलचस्पी है, या फिर ये मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके दिल का चोर उन्हें मेरे हवाले से अंदेशों में मुब्तला कर रहा है। ये मुझसे खौफजदा हैं, मगर क्यों? उनके इस अजीब से तर्ज अमल की कोई तो वजह रही होगी। यकलख्त मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मेरा इब्तिदाई अंदाजा शायद दुरुस्त नहीं है। ये एक नौजवान जोड़ा तो जरूर है, मगर ये नौब्याहता नहीं है। ये गालिबन एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और घर वालों की तरफ से इनकी शादी से इनकार के बाद चोरी छुपे फरार होकर किसी दूसरे शहर की जानिब कूच करने वाले हैं। दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म मुगल आजम के गीत जब प्यार किया तो डरना क्या की कयामत खेज असरंगेजी के बायस हिंदुस्तान भर में घर वालों की शादी पर रजामंद करने में नाकाम इस तरह के मोहब्बत के नशे में मशहूर नौजवान जोड़ों के एक दूजे के संग घर से भागने के अनगिनत वाकयात रूनुमा हो चुके थे और मुसलसल हो रहे थे। मैंने अपने लगाए हुए अंदाजे की तस्दीक के लिए उन दोनों का कदरे तफसील से जायजा लिया। मुझे लगभग फौरन ही पता लग गया कि मेरी तवज्जो से वो यकलख्त बेचैन हो गए हैं। बल्कि मुझे लगा कि दुपट्टे की आड़ में मुंह छुपाए बैठी लड़की खौफ से धीरे धीरे कांप रही है। उसका हमनशी उसके नाजुक हाथ पर धीरे धीरे थपकी देकर उसकी हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो भी काफी खौफजदा है। मुझे बेसाख्ता उन दोनों पर बेतहाशा मोहब्बत भरा तरस आने लगा। खुदा जाने उन्हें किस तरह के हालात का सामना है और ये मुझे अपने लिए खतरा क्यों समझ रहे हैं। मुझे खुद इंतहाई नाजुक सूरत हाल दरपेश थी और मैं बिलावजह किसी बखेड़े में पड़ना नहीं चाहता था। लिहाजा मैंने उस जोड़े को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने का फैसला किया और खुद को उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी जाहिर करने के लिए आंखें बंद कर लीं। उसके साथ ही मुझे अपना जहनी तनाव कम होता महसूस हुआ। मैंने खुद को तसल्ली दी कि अब मैं बज़ाहिर खतरे की जद से बाहर हो चुका हूँ। अभी अमित मेरे लिए दर्जा अव्वल का टिकट ले आएगा और गाड़ी में अपने कूपे में सवार होते ही मैं लगभग तमाम तजस्सुस भरी नजरों की जद से बाहर हो जाऊंगा। अचानक मुझे इंतजारगाह के सन्नाटे में धीमी सी आहट और संभल कर उठाए जाने वाले कदमों की आहट सुनाई थी। मैं चौंका, मगर आदत के ऐन मुताबिक झट से आंखें खोलने से गुरेज किया। मैंने उसी नीम दराज हालत में रहते हुए भिंजी हुई पलकों के दरमियान बारीक सी झर्री पैदा करके उस आहट का सबब जानने की कोशिश की। मुझे वो नौजवान जोड़ा बेआवाज कदमों से इंतजारगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ता नजर आया। वो दोनों हर कदम के साथ मेरा जायजा ले रहे थे। ये देखकर मैंने इत्मीनान की सांस ली और आंखें दोबारा पूरी तरह मूंद ली। मजीद 2-2.5 मिनट के बाद मैं गोया बेदार हो गया। मुझे कदरे प्यास भी महसूस हो रही थी। तभी मेरी नजर बेइरादा उन नशिस्तों की तरफ उठ गई जिनसे उठकर वो जोड़ा फरार हुआ था। अचानक उनमें से एक कुर्सी के नीचे पड़ी किसी चीज ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। मैंने गौर से देखा, वो गालिबन खाकी रंग के कपड़े की पोटली थी। मुझसे रहा न गया। मैं उठकर तेजी से उन नशिस्तों की तरफ बढ़ा। वो वाकई सुरमई रंग के रेशमी कपड़े की पोटली थी। मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि वो पोटली उस नौजवान जोड़े ही की मिल्कियत रही होगी जिसे वो बदहवासी के आलम में फरार होते हुए यहाँ गिरा गए थे। मैंने जल्दी से वो पोटली उठा ली। उसका वजन ज्यादा नहीं था, पाव से कुछ ज्यादा भारी होगी। मैं बिला तवक्कुफ पोटली की गिरहें खोलने लगा। चंद ही सानियों के बाद इंतजारगाह की दीवार पर नस्ब बरकी कुमकुमे की रोशनी में कई तरह के तलाई जेवरों का छोटा सा ढेर मेरी नजरें चुंधिया रहा था। मैंने पोटली दोबारा बांधते हुए जल्दी से आसपास का जायजा लिया। इंतजारगाह में बदस्तूर मैं अकेला था। मैंने पलक झपकते में वो पोटली अपने लिबास में छुपा ली। मैं ये अमानत जल्द से जल्द उसके असल मालिकों तक पहुंचा देना चाहता था। मेरे कयास के हक में एक और ठोस दलील सामने आ गई थी। वो दोनों ज़ादे राह के तौर पर जेवरात घर से चुरा कर साथ लाए होंगे और अब इस दोहरे जुर्म में पकड़े जाने के खौफ ने उन्हें निढाल कर रखा था। हो सकता है ये तलाई जेवरात ही उनका वाहिद असासा हो और किसी नामालूम वजह से मुझसे खौफजदा होकर भाग निकलने की वजह से अब वो मुकम्मल तौर पर तही दामन हो गए हों। मैं तेजी से इंतजारगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर बाहर निकलने की बजाय मैं दरवाजे में खड़े होकर प्लेटफॉर्म का गहरी नजरों से जायजा लेने लगा। मेरी आमद के मुकाबले में वहाँ मुसाफिरों का रश काफी बढ़ गया था। गालिबन वो अजमेर शरीफ रवानगी का ही कसद रखते थे और ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रेस के ही मुंतजिर थे।
मैंने दाएं तरफ प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे का बगौर जायजा लिया। मुझे वो जोड़ा कहीं नजर न आया। उस तरफ चाय और खाने पीने की दीगर अशिया और किताबों, रिसालों वगैरह के कई स्टॉल नजरों की पहुंच में रुकावट बन रहे थे। अगर वो दोनों उनमें से किसी स्टॉल के अकब में मौजूद होते तो उनका मेरी नजरों में आना मुश्किल था। दूसरी तरफ मैं अपना अनमोल सामान इंतजार गाह में छोड़कर प्लेटफॉर्म पर मटर गश्त का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने एक गहरा सांस लिया और फिर गहरी नजरों से बाएं तरफ का जायजा लेने लगा। उस तरफ भी प्लेटफॉर्म का लगभग वही हाल था और नजरें दौड़ाने का भी बिल्कुल वही नतीजा निकला। शायद वो दोनों वाकई कहीं छुप कर बैठ गए थे। जाहिर है ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए उनकी अमानत लौटाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं एक बार फिर दाएं तरफ नजर डालने के बाद वापस अपनी नशिस्त की तरफ पलटने ही वाला था कि मुझे वो कुली अमित लंबे लंबे डग भरते हुए अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। मुझसे नजरें मिलते ही उसने दूर से फातिहाना अंदाज में हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर जोश और खुशी के तासुरात देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और वापस अपनी नशिस्त पर जा बैठा। चंद ही सानियों के बाद अमित इंतजार गाह में दाखिल हुआ और मुझे देखकर चहका। बोला, काम बन गया सरकार, 50 रुपया ऊपर देना पड़ा, मगर मैंने उसे बात मुकम्मल करने का मौका न दिया। कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अमित भैया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अमित ने मसनूई इंकिसारी का इजहार करते हुए टिकट मुझे थमा दिया। मैंने उस पर एक नजर डालकर ट्रेन के नाम, तारीख और दीगर कवायफ का जायजा लिया और फिर टिकट अपनी जेब में डालते हुए 20 रुपया मजीद अमित को थमा दिया। उसने हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर पलटकर इंतजार गाह के बाहर की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर मुझे देखा। बोला, मैं ट्रेन के आते ही पहुंच जाऊंगा ताकि आपका सामान बोगी में चढ़ाकर कूपे में रखवा दूं। ये सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, नहीं यार, अब अपने साथ ही किसी और कुली को भी 2-4 रुपया कमाने का मौका दोगे या नहीं? मेरी बात सुनकर अमित हंसा और ताईद में सर हिलाकर इंतजार गाह के बाहर निकल गया। उसके नजरों से ओझल होते ही मैं तेजी से अपनी नशिस्त से उठा और अपना सूटकेस और सफरी बैग उठाकर इंतजार गाह के बाथरूम में घुस गया। अंग्रेजों के हुस्न ज़ौक़ का शाहकार वो बाथरूम मेरी तवक्को से ज्यादा कुशादा निकला। मैंने अपना सामान वॉश बेसन के साथ ही रख दिया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। मैंने काफी सोच समझकर मगर हद्दुल इम्कान तेजी से अपने मेकअप में कुछ तब्दीलियां की, जिसकी वजह से मेरी शक्ल सूरत में कुछ मामूली मगर वाज़े तब्दीलियां आ गईं। अब मेरी उम्र 60-65 से कम होकर कोई 45 से 50 के दरमियान हो गई थी। टोपी उतार कर बालों के साथ कुछ देर कारस्तानी के बाद लगभग पूरे सफेद सर में स्याह बालों की अक्सरियत दिखाई देने लगी। मैंने अपनी मूंछों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। चश्मे और गुजराती टोपी से निजात हासिल करने के बाद मुझे लगा कि मेरी शख्सियत खासी हद तक तब्दील हो गई है। अब मुझे अपनी उस बदली शख्सियत के साथ नई शनाख्त भी सोचना थी। उसके बाद उस शनाख्त से मेल खाती हुई कहानी तराशना अगला मरहला था। मैं सोच विचार में ज्यादा वक्त बर्बाद करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। किसी भी वक्त कोई जरूरतमंद बाथरूम का दरवाजा खटखटा सकता था। अगर ट्रेन आ धमकती तो मुझे उसी हालत में अफरा तफरी में प्लेटफॉर्म पर पहुंचना पड़ता। मेरी खुशकिस्मती के लिबास बदल कर तैयार होने तक किसी ने मुदाखलत न की। मैं अब हल्के नीले रंग की शार्क स्किन शेरवानी और सफेद कुर्ते पाजामे में दिल्ली या यूपी का कोई रईस लग रहा था। मैंने लबों से मुल्हिक और मसावी लंबाई वाली बारीक मूंछों पर उंगली फेर कर उन्हें अच्छी तरह जमा दिया। मैं अपने सामान समेत इंतजार गाह में जाने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था कि मुझे बाहर से कुछ आहटें सुनाई दी। मैं वहीं ठहर गया और कदरे तवक्कुफ के बाद बे आवाज अंदाज में चटखनी उतारी और दरवाजा बहुत थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। सामने मौजूद दोनों अफराद को देखते ही मैं चौंका। उन दोनों की पीठ मेरी तरफ थी और वो बहुत धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने झुककर एक तरफ रखी कुर्सियों के नीचे झांका और अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मायूसी से नफी में सर हिलाया। तभी दूसरे फर्द ने उस सेठी की तरफ इशारा करके कुछ कहा जिस पर मैं अब तक बराजमान रहा था। उसने जो कुछ भी कहा था उसके साथी ने उसकी तायद की और फिर वो दोनों मरे मरे कदमों से इंतजार गाह के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मुझे लगा मैंने दबी दबी सी जनाना सिस्कियां भी सुनी हैं। उस दराज कद फर्द ने अपने साथी का शाना थपथपा कर तसल्ली देने की कोशिश की। मैंने आवाज देकर उन्हें रोकने का सोचा। मैं उन्हें ही तो तलाश कर रहा था ताकि उनकी बेशकीमत अमानत उनके हवाले कर सकूं। मगर फिर मुझे इदराक हुआ कि मैंने अभी अभी अपने हुलिये में इतनी नुमायां तब्दीलियां कर ली हैं कि ये दोनों चाहे गहरी तवज्जो से भी मेरा जायजा ले लें, उन्हें शायद मुशाबहत का एहसास तो होगा मगर मेरे साबिका बहरूप से जोड़ना उनके लिए मुमकिन न होगा। लिहाजा मैंने उस नौजवान जोड़े को मुतवज्जे करने का इरादा तर्क कर दिया।